जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं शरणम आईसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी रहने वाली है क्योंकि जितनी भी एंशिएंट डायनेस्टीज हैं, प्राचीन जो राजवंश है मध्य प्रदेश के, वो आज एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। गुड इवनिंग शालिनी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है? एक बार कमेंट करके मुझे बता दें। ठीक है, कल हम लोगों ने गुप्त काल जो था मध्य प्रदेश में वो कंप्लीट कर लिया था और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारी चीजें हम लोगों ने कल कंप्लीट कर ली थी। चलिए देखिए, बाकी जो क्लास हमारी स्टार्ट होती है नॉर्मली कुछ बेसिक चीजें हैं। विश्वास नामक टेस्ट सीरीज ये 9 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है और 20 अप्रैल 2026 तक रहेगी। 25 टेस्ट आपको इसमें दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 25 रहेंगे। 10 टेस्ट यूनिट वाइज, 5 टेस्ट 2 यूनिट को मर्ज करके और 10 टेस्ट आपके एफएलटी रहेंगे। ये मेनली 25,000 आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, इन 2500 जो क्वेश्चंस रहेंगे, इन 2500 क्वेश्चंस को 2500 डायमेंशंस के बेस पर तैयार किया जाएगा। तो इस लिहाज से आपके लगभग सभी डायमेंशन या सब डायमेंशन जो है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और जो फैक्ट एडिशनल मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में वो अलग से रहेंगे। बाकी 90 डेज प्रोग्राम में जो एनरोल हो चुके हैं उन्हें ये टेस्ट सीरीज परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। जो अलग से लेना चाहते हैं क्लासरूम प्रोग्राम के अलावा, उन्हें ये 999 रुपए में उपलब्ध हो जाएगी। कल हम लोगों ने मध्य प्रदेश में गुप्त काल कर लिया था। गुप्त काल से जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे, उन शासकों के काल में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गतिविधियां हुई, उन सब पर हमने चर्चा की थी। इसके अलावा हम लोगों को आज की जो हमारी क्लास है वो गुप्तों के समकालीन मध्य प्रदेश के स्थानीय जो राजवंश है, लोकल डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश कंटेम्प्ररी टू द गुप्तास, जिसमें हम लोग पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो शासक और फिर पूर्वी मध्य प्रदेश के जो सामंत हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें औलिकर वंश को देखेंगे, उसके बाद बलखा के बाघ शासक, उसके बाद हूणों को हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, उच्चकल्प, बघेलखंड, परिव्राजक जो बुंदेलखंड के शासक, मैकल के पांडुवंशी और वाकाटक, नाग, हूण, राष्ट्रकूट और वर्धन, ये कल की क्लास में होंगे। तो कल आपका मध्य प्रदेश का प्राचीन जो इतिहास है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये पूरी जो क्लास की स्लाइड है, पीपीटी स्लाइड्स है, वो मर्ज करके आपको उपलब्ध हो जाएंगी एप्लीकेशन पे। और एक पूरा जो वीडियो है, अगर आप अलग अलग नहीं देखना चाहते तो सभी वीडियोस को मर्ज करके एक वीडियो आपको वो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज की हम लोग क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं, पीवाईक्यू से नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों को इन डायनेस्टीज को पढ़ना है। इनसे पूछे गए जो प्रश्न है एमपीपीएससी में, उनको एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आयोग ने अभी तक पूछे हैं। हालांकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यदि हम बात करें, जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है, उसमें यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादातर औलिकर वंश से पूछे गए हैं। लेकिन अदर जो एग्जाम होते हैं एमपीपीएससी के, उनमें रिसेंटली 2024-25 में कई सारे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, परिव्राजक वंश किस स्थान से संबंधित थे? द परिव्राजका डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विथ विच प्लेस? ये अभी एमपीपीएससी पीसी जो एक टेक्निकल एग्जाम होता है एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है, उसमें ये 2024 में पूछा गया है। इसके अलावा गुप्त संवत 156 के खो अभिलेख में उल्लिखित महाराजा हस्तिन का संबंध निम्न में से किस वंश से है? महाराजा हस्तिन मेंशन्ड इन द खो इंस्क्रिप्शन of the Gupta era year 156 belong to which of the following dynasties? ये अभी असिस्टेंट डायरेक्टर जो कल्चर सांस्कृतिक विभाग का है, 2025 में एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इसके अलावा पथ्युवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था, किस वंश का शासक था? पथ्युवर्धन हु कॉन्कर्ड द गुर्जर रीजन वाज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? ये भी एमपीपीएससी ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर वाकाटक महाराज प्रवरसेन सेकंड का ताम्रदान पट प्राप्त हुए हैं। कॉपर प्लेट ग्रांट्स ऑफ द वाकाटक किंग प्रवरसेन सेकंड बीन फाउंड? ये अभी एमपीपीएससी ने जो हॉर्टिकल्चर का जो एग्जाम होता है 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा औलिकर राजवंश किस स्थान से संबंधित है? द औलिकर डायनेस्टी वाज एसोसिएटेड विथ विच प्लेस? एमपीपीएससी 2023 में जो माइनिंग ऑफिसर का जियोलॉजिस्ट वाला पेपर है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। किस नगर का प्राचीन नाम दशपुर था? विच सिटी हैड द एंशिएंट नेम दशपुर? एमपीपीएससी जो आपका हेल्थ से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक एग्जाम हुआ था एचएमओ का, उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है 2023-21 में। फिर है हूण शासक मिहिरकुल औलिकर वंश के किस शासक द्वारा पराजित हुआ था? वाई विच रूलर ऑफ द
Olikara dynasty was the Huna ruler Mihirkula defeated. MPPSC माइनिंग ऑफिसर का पेपर 2023। ये मिहिरकुल को किन किन शासकों ने पराजित किया, ये क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है। एक तो यशोधर्मन थे जिन्होंने इनको पराजित किया, ठीक है। इसके अलावा जो गुप्त शासक थे नरसिंह गुप्त बालादित्य, उनने भी मिहिरकुल को पराजित किया, ठीक है। हालांकि गुप्तों में हमने नरसिंह गुप्त बालादित्य को नहीं रखा था क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट रूलर नहीं थे, लेकिन जब हूण पढ़ेंगे तो हूणों में इसका उल्लेख हम अवश्य करेंगे। इसके बाद हूण नरेश मिहिरकुल को पराजित करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से था? टू विच डायनेस्टी डिड यशोधर्मना हु डिफीटेड द हूना किंग मिहिरकुला बिलोंग? ये भी एमपीपीएससी टैक्सेशन 2022। अभी देखिए ईयर पे मत जाइएगा, जैसे 23 लिखा है तो ये सारे पेपर अभी 2024 में और 25 में कंप्लीट हुए हैं। टैक्सेशन वाला एग्जाम 2024 में हुआ है, ठीक है। तो याद रखें रिसेंटली 24-25 में ही ये सारे एग्जाम कंडक्ट हुए हैं ज्यादातर, और उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रेशम बुनकरों की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस। ये एमपीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है आपका। इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या है, जैसे कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में तंतुवायों की श्रेणी मतलब जो सिल्क वीवर्स का गिल्ड है उसी की बात हो रही है, तो उल्लेख मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशंस द गिल्ड ऑफ वीवर्स? ये एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग वाला होता है 2022 में पूछा गया। इसके बाद मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? हु कंपोज द मंदसौर इंस्क्रिप्शन? ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने ये मंदसौर अभिलेख या दशपुर जो अभिलेख है उस पर सारे फैक्ट जो थे वो कंप्लीट किए थे। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? विच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंशंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सन टेम्पल? ये एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये भी। इसके अलावा यशोधर्मन के सौंधनी शिलालेख के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ यशोधर्मन्स सौंधनी इंस्क्रिप्शन? ये अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट है रेशम बुनकरों की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन अबाउट द सिल्क वीवर्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? एमपीपीएससी 2019। तो ये क्वेश्चंस देख करके आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ज्यादातर जो क्वेश्चन है उन डायनेस्टीज में जो राजा हैं और उन राजाओं में भी जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं उनके ऊपर है। जैसे कि हूण डायनेस्टी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन है, हूण मंदसौर में हूण नहीं ओलिकरों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है। ओलिकर चूंकि मंदसौर में शासन कर रहे थे तो मंदसौर में ही जो मंदसौर अभिलेख या दशपुर अभिलेख है उसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ जो डायनेस्टीज है छोटी छोटी, तो उनके महत्वपूर्ण शासक या क्षेत्र के बारे में पूछा या वंश के बारे में, जैसे कि परिव्राजक वंश किस स्थान से संबंधित था, तो कहां पर शासन कर रहे थे, ये छोटे छोटे राजवंश थे, तो इनके राज्य क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन है। ये जो अभिलेख हस्तिन के बारे में पूछा गया तो हस्तिन का संबंध किस वंश से था, ठीक है। तो यदि जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भैया हस्तिन जो परिव्राजक वंश के शासक थे, हस्तिन संक्षोभ, तो हस्तिन सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे और उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। पत्तिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये किस वंश से, शैल वंश से थे। तो वाकाटकों में प्रवर्सन सेकंड के ताम्रपत्र मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं जिसमें सिवनी इसका उत्तर था, और देखेंगे वो सिवनी में था। तो आप देख सकते हैं स्थान के बारे में बहुत पूछा है, किस ओलिकर राजवंश किस स्थान से संबंधित था। प्राचीन नाम, इस काल में जो प्राचीन शहर थे, क्षेत्र थे, उनका नाम क्या था, और जो महत्वपूर्ण शासक रहे जिन्होंने किसी महत्वपूर्ण राजा को पराजित किया, जैसे कि यशोधर्मन महत्वपूर्ण शासक है ओलिकर वंश का, और मिहिरकुल को बार बार इसने पराजित किया, तो वो सारी चीजें आपसे पूछी गई है। और बाकी जो इंस्क्रिप्शन है शिलालेख, तो यदि डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन 3-4 निकल करके आते हैं। अब यदि मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंशों की बात करें तो आप मैप पर जिन जिन राजवंशों को हम पढ़ने वाले हैं तो एक बार मैप पर आप नजर मार सकते हैं। ये हैंडरिटन मैप है जो मैंने नोट्स में बनाया हुआ था, उसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा ठीक तरीके से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, वो कर लिया। कौन कौन से नागवंश हमको राजवंश हमको पढ़ने हैं आज, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि ओलिकर वंश, ये दसपुर मंदसौर में स्थित है आपका। ओलिकर वंश की बात करें तो ये कहां पर है, दसपुर मंदसौर वाले पार्ट में ये राजवंश है जो यहां पर शासन कर रहा था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें किसकी, नागवंश की, तो नागवंश आपका कहां है, पद्मावती, जो ग्वालियर के आसपास वाला क्षेत्र है, पद्मावती, पदम पवैया, वहां पर नागवंश का शासन था। इसके बाद फिर अगेन बात करें परिव्राजक, तो परिव्राजक आपके ये है नागौद व जसो वाला जो क्षेत्र है, सतना के आसपास पड़ता है नागौद व जसो, तो यहां पर परिव्राजकों का शासन था। परिव्राजकों के साथ ही कौन, उच्च कल्प, ठीक है, जो
शासन कर रहे थे सतना वाले क्षेत्र में, उचेहरा, सतना, उच्चकल। फिर इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मग्ध वंश देखने को मिलेगा। ये बांधवगढ़ उमरिया वाले क्षेत्र में इसका शासन था, मग्ध वंश का। फिर आप और नीचे आएंगे इसमें तो आपको मैकल के पांडुवंशी जो अमरकंटक वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, मैकल के पांडुवंशी राजा। फिर और इधर आएंगे तो ये बलखा के शासक, पश्चिम में धार वाले पार्ट में बलखा के शासक थे। इसके बाद नीचे जो उज्जैन का कार्दमक चष्टन वंश हम पढ़ चुके हैं, कार्दमक चष्टन वंश उज्जैन में शासन कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं के पूरब में आपका वाकाटक जो राजवंश है, इसका शासन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। वाकाटक डायनेस्टी, विदिशा पुरी का इसका प्राचीन नाम है। और जो सबसे दक्षिण में है आपका बोधि वंश, है ना। तो डायरेक्शन आपको याद रहेगी, हो सकता है डायरेक्शन वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो डायरेक्शन भी आपको याद हो जाएगी। तो मैप पर एक बार अगर यदि आप नजर मारेंगे तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि कौन सा वंश किस डायरेक्शन में किस क्षेत्र में शासन कर रहा था। औलीकर आपके कहां पर है, तो औलीकर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, दसपुर मंदसौर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे। नागवंशी शासक पद्मावती ग्वालियर वाले क्षेत्र में यहां पर शासन कर रहे थे। परिव्राजक ये नागौद व जसो वाले क्षेत्र में, पन्ना छतरपुर के आसपास। उच्चकल्प उचेहरा सतना वाले पार्ट में शासन कर रहे हैं। मध्यवंश ये बांधवगढ़ उमरिया वाले क्षेत्र में है। मैकल के जो पांडुवंशी शासक थे अमरकंटक वाले क्षेत्र में है। ठीक है, ये सभी पूरब में हो गए आपके। फिर दक्षिण में आप आएंगे तो बोधि वंश आपको मिलेगा त्रिपुरी जबलपुर के आसपास वाले क्षेत्र में। फिर आप मध्य में आएंगे मध्य प्रदेश के तो आपको यहाँ पर विदिशा, विदिशा का प्राचीन नाम पुरिका हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर वाकाटक जो राजवंश है उसकी एक शाखा यहाँ पर शासन करती हुई मिलेगी। कार्दमक चष्टन वंश उज्जैन में ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बलखा बाग के शासक ये धार जिले में बागनी नदी के किनारे शासन कर रहे थे। तो मैप से आप एक बार इन राजवंशों को अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपको लोकेशन याद हो जाए कौन कहां शासन कर रहा है। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो प्रमुख शासक हैं पहले हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे और इसमें सबसे पहले औलीकर, उसके बाद बलखा के बाग शासकों को देखेंगे, उनको को हम अलग से करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे औलीकर वंश की। अब देखिए औलीकर की जब हम बात करते हैं तो औलीकर वंश मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में, मेनली मंदसौर और उसके आसपास वाले क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राजवंश रहा है। गुप्तों का जब पतन होना चालू होता है और गुप्तों के पतन वाले काल में औलीकर जो गुप्तों के सामंत थे उनका उदय होता है। और इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण राजा होता है जिसका नाम है यशोधर्मन। क्या नाम है? यशोधर्मन। तो यशोधर्मन से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके अभिलेखों से संबंधित प्रश्न आयोग बहुत ज्यादा पूछता है। तो इसीलिए सारे अभिलेख और इस औलीकर से वंश से रिलेटेड जितने भी अभिलेख हैं उन पर भी आयोग ने बार बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हम एक एक करके पहले इनकी जानकारी के साधन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस वंश का जो संस्थापक राजा है नरवर्मा। नरवर्मा का मालव संवत 461 का मंदसौर अभिलेख एवं बिहार कोटरा अभिलेख हमें प्राप्त होता है। क्या जानकारी है वो जब हम नरवर्मा के बारे में पढ़ेंगे तो वो वहां पर देखते चलेंगे। मालवा संवत 461 मंदसौर इंस्क्रिप्शन एंड बिहार कोटरा इंस्क्रिप्शन ऑफ नरवर्मा। इसके अलावा विश्ववर्मा का 423 ईस्वी का गंगाधर अभिलेख या इसे गंगाधार अभिलेख भी कहा जाता है। 423 एडी गंगाधार इंस्क्रिप्शन ऑफ विश्ववर्मा। इसके अलावा बंधु वर्मा का दशपुर अभिलेख भी हमें मिलता है जिससे इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये वही बंधु वर्मा है जो गुप्त शासक कुमारगुप्त के क्या है, राज्यपाल हैं। क्लियर है? तो दसपुर अभिलेख इनसे रिलेटेड है, बंधु वर्मा से, दसपुरा इंस्क्रिप्शन ऑफ बंधु वर्मा। इसके बाद प्रभाकर वर्मा इस वंश के एक और शासक होते हैं, इनका अभिलेख मिलता है मंदसौर से और मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभाकर वर्मा, यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर एक शासक आते हैं प्रकाश धर्मा, इनका रीस्थल अभिलेख हमें प्राप्त होता है, रीस्थल इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रकाश धर्मा। और फिर यशोधर्मा जो इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं, इनका एक छोटी सादड़ी, इसे सौंदड़ी भी कहा जाता है या सादड़ी भी कहा जाता है, सीतामऊ से प्राप्त होता है। और एक अभिलेख इनका चित्तौड़गढ़ से भी मिलता है ना, छोटी सादड़ी, सीतामऊ एंड चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मा। तो ये अभिलेख हैं, ये अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो आपके कोई भी एग्जाम हो, एमबीपीएससी का, स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, किसी भी एग्जाम के लिए सारे इंस्क्रिप्शन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा इनके इतिहास पे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, औलीकर जो थे प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, ये गुप्तों के क्या थे? फ्यूडिटरीज थे। द औलीकरा वर इनिशियली फ्यूडिटरीज ऑफ द गुप्तास।
तो प्रारंभ में ये गुप्त जो राजा थे, गुप्त शासक थे, उनके अधीन ही सामंत के रूप में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। औलिकर वंश का संस्थापक जयवर्मा को माना जाता है, फाउंडर ऑफ द औलिकर डायनेस्टी जयवर्मा। इनके ये साम्राज्य क्षेत्र की बात करें तो इनका साम्राज्य क्षेत्र दसपुर मंदसौर को इन्होंने राजधानी बनाया और लगभग पश्चिम मालवा में अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक है, मालवा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा। तो जो वेस्टर्न मालवा था, पश्चिमी मालवा था, वहां पर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनका जो एम्पायर एरिया था, टेरिटरी थी, दसपुरा मंदसौर वाज मेड द कैपिटल एंड द एम्पायर वाज एक्सपांडेड इन वेस्टर्न मालवा। ठीक है, तो इनकी राजधानी भी याद रखना, इनकी राजधानी क्या है, दसपुर मंदसौर। इसके बाद प्रमुख शासकों की बात करें तो जयवर्मा इस वंश के क्या है, फाउंडर माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा सिंह वर्मा, नर वर्मा, विश्व वर्मा, वंधु वर्मा, प्रभाकर वर्मा, प्रकाश धर्मा और यशोधर्मा विष्णुवर्धन, ये एक ही नाम है, यशोधर्मन विष्णुवर्धन, इन्हीं का नाम है। ये सबसे प्रोमिनेंट रूलर हैं, सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं औलिकर वंश के। मेजर रूलर्स की बात करें तो जय वर्मा, सिंह वर्मा, नर वर्मा, विश्व वर्मा, देन वंधु वर्मा, देन प्रभाकर वर्मा, फिर प्रकाश धर्मा, यशोधर्मन विष्णुवर्धन, ये सभी प्रोमिनेंट रूलर रहे। इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी हमें मिलती है इनके अभिलेखों से, तो उसी के आधार पर इस राजवंश का इतिहास जो है हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इनके अभिलेखों से इनके बारे में क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। यदि नरवर्मा की बात करें तो जयवर्मा के बाद जो प्रथम शासक माना जाता है इस वंश का, वो माना जाता है नरवर्मा। औलिकर वंश का प्रथम शासक, द फर्स्ट रूलर ऑफ द औलिकरा डायनेस्टी। नरवर्मा के अभिलेख मिलता है मंदसौर से एवं बिहार कोटरा अभिलेख से। इस अभिलेख में इसके पितामह मतलब ग्रैंड फादर और जयवर्मा एवं इसके पिता सिंह वर्मा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो हम मान सकते हैं कि नरवर्मा पहला ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने औलिकर वंश में एक स्वतंत्र शासक के रूप में क्या किया होगा, शासक मतलब एक राजवंश के रूप में इसका पहला शासक बना होगा। बाकी इसके पितामह जो दादाजी हैं जयवर्मा और जो सिंह वर्मा है, ये गुप्तों के अधीन जो है वो शासन संचालन मतलब गुप्तों के सामंत के रूप में शासन का संचालन करते रहे होंगे। स्वतंत्र औलिकर डायनेस्टी इन्होंने एस्टेब्लिश नहीं की होगी। फ्रॉम नरवर्मा's मंदसौर एंड बिहार कोटरा inscriptions references to his grandfather जयवर्मा एंड फादर सिंह वर्मा आर obtained। यदि उपाधियों की बात करें नरवर्मा की तो इनके अभिलेखों से, जो दो अभिलेख हैं इनके, मंदसौर अभिलेख और बिहार कोटरा अभिलेख, इन दोनों से इनकी दो उपाधियां हमें प्राप्त होती हैं। मेनली ये उपाधियां केवल नरवर्मा के संबंध में नहीं है, बल्कि इनके पितामह जयवर्मा और पिताजी सिंह वर्मा की उपाधियां, इनके टाइटल भी हमें मिलते हैं। तो इन सभी ने सम्मिलित रूप से, नरवर्मा, जयवर्मा और सिंह वर्मा, इन सभी ने की जो उपाधियां हमें मिलती हैं इन अभिलेखों से, उनमें देवेंद्र विक्रम और सिंह विक्रांत गामिन जैसी उपाधियां हमें प्राप्त होती हैं। जो टाइटल इन्होंने होल्ड किए, जिनकी जानकारी हमें इन इंस्क्रिप्शन से मिलती है, आपके मंदसौर इंस्क्रिप्शन और बिहार कोटरा इंस्क्रिप्शन से, वो है देवेंद्र विक्रम एंड देन सिंह विक्रांत गामिन। आई होप यहां तक क्लियर होंगी चीजें। इसके बाद आते हैं अगले शासक विश्ववर्मा। विश्ववर्मा नरवर्मा के पुत्र थे, इनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इनकी जो जानकारी मिलती है ये गंगाधार अभिलेख से प्राप्त होती है। विश्ववर्मा की जानकारी गंगाधर अभिलेख से प्राप्त होती है कि वह एक स्वतंत्र शासक था, मतलब एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में ये क्या कर रहा था, यहाँ पर शासन कर रहा था। इससे ये भी पता चलता है कि भाई नरवर्मा के बाद विश्ववर्मा के समय में जो औलिकर थे वो स्वतंत्र हो गए थे और विश्ववर्मा एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था, ना कि गुप्तों के सामंत के रूप में। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट विश्ववर्मा इज नोन फ्रॉम द गंगाधार inscription that he was an independent ruler। इसके बाद आता है बंधु वर्मा। बंधु वर्मा का जो दसपुर अभिलेख है, ये विश्ववर्मा को गुप्त सम्राट कुमारगुप्त का एक गुप्ता बताता है। तो यहां पर दो चीजें जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका स्वयं का जो अभिलेख है गंगाधार अभिलेख, वो तो कहता है कि ये एक स्वतंत्र शासक था। गंगाधार जो इंस्क्रिप्शन है वो कहता है कि ही इज रूल्ड एज ए इंडिपेंडेंट रूलर, बट जो बंधुवर्मा का दसपुर अभिलेख है, दसपुर इंस्क्रिप्शन है, वो कहता है कि भैया विश्ववर्मा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि ये गुप्त सम्राट कुमारगुप्त का एक गुप्ता था। अब ये लाइन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये लाइन अपने आप में क्वेश्चन भी बन जाती है। एज इट इज आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया बंधुवर्मा के किस अभिलेख मतलब बंधुवर्मा सॉरी निम्नलिखित में से औलिकर वंश के किस शासक के अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि विश्ववर्मा गुप्त सम्राट कुमारगुप्त का एक गुप्ता था। तो बंधुवर्मा के दसपुर अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि ये गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के कौन थे, एक गुप्ता थे। गुप्ता का मतलब यह है कि एक लोकल छोटे से क्षेत्र के क्या थे, हेड थे। द दसपुरा इंस्क्रिप्शन ऑफ बंधुवर्मा स्टेट्स दैट विश्ववर्मा वाज अ गवर्नर अंडर द गुप्ता एम्परर कुमार
गुप्त। आई होप यहां तक क्लियर होंगी विश्ववर्मा के बारे में बातें। इसके बाद आते हैं बंधु वर्मा। हालांकि बंधु वर्मा के बारे में हम लोग कल गुप्त काल में पढ़ ही चुके थे। ये जो गुप्त शासक थे कुमार गुप्त और बंधु वर्मा, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। और जो दसपुर अभिलेख है या मंदसौर जो अभिलेख है, दसपुर अभिलेख, वो इन्हीं से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो बंधु वर्मा विश्वकर्मा के कौन थे? उत्तराधिकारी थे, इनके सक्सेसर थे। बंधु वर्मा वाज द सक्सेसर ऑफ विश्वकर्मा। इनका जो अभिलेख है मालव संमत 436 ईस्वी का दसपुर अभिलेख बंधु वर्मा से संबंधित है। अब देखिए, दसपुर अभिलेख बंधु वर्मा से संबंधित है, ये सभी को पता है और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आयोग रेगुलर पूछ चुका है। तो एक पॉइंट और याद रखना, आप बाकी का याद रखो ना रखो, लेकिन इसका ये जो संवत है मालव संवत और इसका जो ईस्वी सन है ना, इसका मालव संवत 493 और इसका जो वर्तमान जो समय था एडी में 436 एडी। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। हो सकता है आपसे क्वेश्चन एज इट इज आपके किसी भी एग्जाम में, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में या अदर एमपीपीएस के एग्जाम्स में ये फैक्ट आपसे पूछ लिया जाए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द मालवा संवत ऑफ 493। एक मिनट, भाई लोग देखो, आवाज आवाज चली जाए ना, वॉइस तो बता देना, बैटरी चेंज कर लूंगा, है ना। नहीं तुम लोग कमेंट करके तुरंत बता देना कि सर बैटरी चेंज कर लो, वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, वैसे तो अभी वॉइस आ रही होगी आपकी प्रॉपर। चलिए, द मालवा संवाद ऑफ 493। तो ये इस फैक्ट को इसके कंटेक्स्ट में, मतलब ये जो बंधु वर्मा का दसपुर अभिलेख है, इसके कंटेक्स्ट में इस फैक्ट को अवश्य याद रखना। बाकी का आपको नहीं याद रहे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी इंस्क्रिप्शन है उनकी डेट नहीं याद रहती, कोई इशू नहीं है, लेकिन दसपुर अभिलेख बहुत जो है इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इसके संबंध में इस टाइम को, डेट को याद रखना, है ना। तो दसपुरा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू बंधु वर्मा। अब इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? हालांकि कल हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में सारे अभिलेख और उनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो सभी देख ली थी। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अलग से पढ़ रहे हैं तो इस अभिलेख से हमें दसपुर में लाट प्रदेश मैंने आपको कल बताया ही था, लाट प्रदेश से आमंत्रित किए गए रेशम बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का पता चलता है। ये हम लोगों ने कल देखा था, आज आपका यह है रिवीजन भी हो गया इसमें। फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट अ सन टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड एट दशपुरा बाय अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स इनवाइटेड फ्रॉम द लाट रीजन। लाट रीजन कहाँ आता है? गुजरात वाले क्षेत्र। ठीक है, अब ये जो सन टेम्पल था, एक्चुअल में ये सन टेम्पल इस गिल्ड के द्वारा नहीं बनवाया गया। यहाँ सूर्य मंदिर कहा जाता है कि पहले से था, लेकिन ये किसी प्राकृतिक घटना के कारण जो है वो डिमोलिश हो गया था, मतलब जो है ये इसका विनाश हो गया था। तो जब ये बना था तो इस मंदिर के, सूर्य टेम्पल के बनने के 36 वर्षों बाद तंतु, जब ये टूट गया था तो टूटने के 36 वर्षों बाद जो रेशम बुनकरों की श्रेणी जहां आती है लाट प्रदेश से, इसने इसका क्या किया था? जीर्णोद्वार किया था। कब? 472 ईस्वी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि कितने वर्षों बाद? तो 36 वर्षों के बाद तंतुवायों, रेशम बुनकरों की जो श्रेणी थी, उसने इस मंदिर का जीर्णोद्वार भी कराया था। After 36 years, the silk weavers Tantuvaya in 472 AD got this temple renovated. आई होप ये बंधु वर्मा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। इसके बाद प्रभाकर वर्मा। देखिए, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोकल डायनेस्टीज पढ़ रहे हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा इनके बारे में इतिहास की किताबों में भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल जो तथ्यात्मक जो जानकारी है वो आपसे पूछी जा रही है, इसलिए इस तथ्यों को आपको याद करना पड़ेगा। फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रभाकर वर्मा की बात करें तो ये गुप्त राजकुमार गोविंद गुप्त ने दशपुर को अपने अधीन कर प्रभाकर को यहाँ का शासक नियुक्त किया था। इट मींस ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जो प्रभाकर वर्मा थे मंदसौर के दसपुर क्षेत्र से, जो औलिकर वंश से रिलेटेड थे, तो किस गुप्त शासक ने इनको यहाँ का शासक नियुक्त किया था? दसपुर। ठीक है, तो दसपुर का शासक किसने? गुप्त राजकुमार गोविंद गुप्त ने। द गुप्ता प्रिंस गोविंद गुप्ता ब्रॉट दशपुरा अंडर हिज कंट्रोल एंड अपॉइंटेड प्रभाकरा एज द रूलर हियर। इनका जो अभिलेख मिलता है, प्रभाकर जो वर्मा है, इनके मालव संमत या 467 ईस्वी के मंदसौर के एक अभिलेख में गोविंदगुप्त एवं गोविंदगुप्त के सेनापति वायुरक्षित और उसके पुत्र छत्रभट्ट का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये जितने भी नाम आ रहे हैं सब इंपोर्टेंट हैं। इन वन ऑफ मालवा संबत 524 467 एडी मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभाकरा गोविंदगुप्त एंड छत्रभट्ट
द सन ऑफ हिज जनरल वायु रक्षिता मेंशन्ड। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट रूलर प्रकाश धर्मा। प्रकाश धर्मा की बात करें तो प्रकाश धर्मा दशपुर के निकट थे और लगभग 515 ईस्वी के आसपास का इनका एक अभिलेख मिलता है जो कि रीस्थल अभिलेख से जाना जाता है। तो रीस्थल नामक स्थान से इनका एक इंस्क्रिप्शन मिला है प्रकाश धर्मा का। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रकाश धर्मा हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड रीस्थल नियर दशपुरा, जो कि लगभग 515 एडी के आसपास का है। ठीक है, तो इनका इंस्क्रिप्शन, इनका अभिलेख 515 ईस्वी का कहां से मिला है? रीस्थल नामक क्षेत्र से। इसके बाद बात करें इनके टाइटल की, तो इस अभिलेख में इनकी उपाधि मिलती है भगवत प्रकाश। जो टाइटल है इनका भगवत प्रकाश, इसी रीस्थल नामक अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। किसका है भगवत प्रकाश टाइटल? इनकी उपाधि प्रकाश धर्मा की उपाधि है। इस अभिलेख से हमें औलिकरों के कुछ पूर्व सेनापति शासकों से मतलब ये है कि जब ये स्वतंत्र राजवंश के रूप में शासन नहीं कर रहे थे, गुप्तों के अधीन सामंत थे, अर्थात गुप्तों के सेनापति के रूप में, कमांडर इन चीफ मतलब उनकी सेना के चीफ के रूप में जब ये शासन कर रहे थे या आर्मी जनरल के रूप में शासन कर रहे थे, तो उनके कुछ नाम हमें यहाँ से मिलते हैं, जैसे कि द्रव्यवर्धन, जयवर्धन, अजित वर्धन, विभीषण वर्धन, राज्यवर्धन। ये सभी नाम किसके हैं? ये सभी नाम औलिकर वंश से रिलेटेड जो राजा हैं उनके पूर्वजों के नाम हैं, जब वो गुप्तों के अधीन जो है वो आर्मी जनरल के रूप में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे इस क्षेत्र में। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द नेम ऑफ द फॉर्मर मिलिट्री कमांडर्स हु रूल्ड द औलिकर डायनेस्टी: द्रव्यवर्धन, जयवर्धन, अजितवर्धन, विभीषण वर्धन एंड द राज्यवर्धन। इसके बाद इस अभिलेख से हमें यह जानकारी भी मिलती है कि प्रकाश धर्मा ने हूण नेता तोरमान को हराया था। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि औलिकर वंश के किस शासक ने हूण शासक या हूण राजा या हूण नेता तोरमान को पराजित किया था और एक टाइटल होल्ड किया था अधिराज। तो औलिकर वंश के शासक प्रकाश धर्मा ने क्या किया था? हूण नेता तोरमान को पराजित किया और अधिराज की उपाधि धारण की थी। फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो रीस्थल अभिलेख है उसी से जानकारी मिलती है। तो फ्रॉम रीस्थल इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट द प्रकाश धर्मा डिफीटेड द हूना लीडर तोरमाना एंड एज्यूम द टाइटल अधिराजा। रीस्थल अभिलेख के अनुसार जो प्रकाश धर्मा ने रीस्थल में प्रकाशेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ विभीषण तड़ाग, तड़ाग एक्चुअल में तालाब को या सरोवर को कहा जाता है, तो विभीषण तड़ाग का निर्माण करवाया था और भगवत प्रकाश की उपाधि धारण की थी। ये सभी जानकारियां रीस्थल अभिलेख से या रीस्थल इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। अकॉर्डिंग टू द रीस्थल इंस्क्रिप्शन, प्रकाश धर्मा कंस्ट्रक्टेड द प्रकाशेश्वरा शिवा टेम्पल एंड द विभीषण तड़ागा। है ना समझ में आए तड़ाग का अर्थ तो लिख लेना, ये क्या है? तालाब जो होता है। ठीक है, तड़ाग या इसका अर्थ होता है तालाब, सरोवर या तालाब, इसका निर्माण कराया कहां पर? रीस्थल में। एंड एज्यूम्ड द टाइटल भगवत प्रकाश, तो उपाधि तो पहले ही देख चुके हैं, भगवत प्रकाश इनकी उपाधि थी। इसके बाद आता है आपका यशोधर्मा, सबसे प्रोमिनेंट रूलर है, सबसे महत्वपूर्ण शासक है औलिकर वंश का, और ज्यादातर क्वेश्चंस आपके जो है अभी तक यशोधर्मा के ऊपर पूछे जा रहे हैं। हालांकि औलिकर वंश से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जितने भी राजाओं के बारे में जो फैक्ट हैं, जो उनके अभिलेखों से हमें मिलती है जानकारी, उस पर क्वेश्चन ज्यादा है। तो अभिलेखों से प्राप्त सूचनाओं को अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है आपका, सेंटेंस में जो फालतू की चीजें उनको हटाओ, फैक्ट जो है उसको नोट डाउन करते चलो और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते चलो, पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाते चलो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यशोधर्मा इनका जो पूरा नाम है यशोधर्मा विष्णुवर्धन। ये दशपुर के औलिकर वंश के सबसे महान और प्रतापी शासक माने जाते हैं। यशोधर्मा विष्णुवर्धना वाज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द औलिकर डायनेस्टी ऑफ दशपुरा या मंदसौर। इनकी उपाधि जो मिलती है इनके अभिलेखों से, राजाधिराज परमेश्वर, इनका टाइटल मिलता है राजाधिराज परमेश्वरा। इन्होंने मालवा में स्वतंत्र औलिकर सत्ता की स्थापना की। ठीक है, तो यदि हम कहें एक प्रकार से जो औलिकर वंश के रियल फाउंडर कह सकते हैं, वास्तविक संस्थापक यशोधर्मा माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और गुप्तों की जो अधीनता थी उसे पूर्ण तरीके से इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट औलिकर पावर इन मालवा। इनके कुछ अभिलेख मिलते हैं, जिसमें 2 अभिलेख मिले हैं कहां से? मंदसौर से, और एक इनमें तिथि विहीन है तथा दूसरा मालव संवत 589 या 532 ईस्वी 532 ईस्वी के आसपास का है। 2 inscriptions of him have been found from Mandsaur. One is undated and the
अदर इज डेटेड टू द मालवा संबत कितना है आपका 589, और जो एडी में इसकी डेट देखेंगे तो 532 एडी। इनके एक अभिलेख की और बात करें तो सौंधनी या छोटी सादड़ी जिसे है ना सादड़ी भी कहा जाता है, तो सौंधनी अभिलेख इसे कहा जाता है। इस अभिलेख से इसके बारे में आयोग पूछ भी चुका है। सौंधनी अभिलेख के बारे में क्या जानकारी मिलती है इससे, तो सौंधनी के अभिलेख से ज्ञात होता है कि यशोधर्मा ने हूण नेता मिहिरकुल को पराजित कर मालवा से बाहर खदेड़ दिया था। और इस अभिलेख के रचयिता है वासुल कवि, है ना। ऑथर जो है इस इंस्क्रिप्शन के वो कौन है, वासुल कवि। जी लालजी शाही कह रहे हैं आयोग को मालवा से बहुत प्यार है, इसलिए सारे क्वेश्चन मालवा से पूछता है। मालवा से प्यार नहीं है, एक्चुअल में आप देखेंगे तो मालवा में ज्यादा हिस्टोरिकल इवेंट हो रहे हैं, है ना। और आपका लिखा ही हुआ है कि भाई मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट आप देख रहे हो ज्यादातर मालवा से हो रहे हैं। और दूसरी चीज, मालवा चूंकि हमेशा से एक समृद्ध प्रांत रहा है, समृद्ध क्षेत्र रहा है मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे इस क्षेत्र में मालवा जो है बहुत समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, ठीक है। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि मालवा में जहां कहीं भी चीजें उपलब्ध होंगी, भाई बच्चा कोचिंग करने के लिए इंदौर या दिल्ली ही क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस अवेलेबल है, अच्छी कोचिंग अवेलेबल है, अच्छी फैकल्टीज अवेलेबल हैं, अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, तो बच्चा इंदौर भोपाल जाता है। क्लियर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने छोटे छोटे शहरों में भी अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, अच्छी कोचिंग से, लेकिन चूंकि एक माइंडसेट बन गया है उस तरीके से, तो मालवा के कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में केवल मालवा में ही संसाधन है, मालवा के अलावा और क्षेत्रों में आप जाओगे देखोगे तो वहां भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कुछ एक आध दो अपवाद छोड़ दिए जाएं, जैसे कि बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो पर्याप्त संसाधन हमें मिलते हैं। हाँ, संसाधनों का नेचर चेंज हो सकता है। मालवा में चूंकि हमें पूरा समतल मैदान मिल जाता है, पठार मिल जाता है, उपजाऊ जमीन मिल जाती है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वन संपदा बहुत ज्यादा मिलती है, खनिज संसाधन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। क्लियर है। लेकिन उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्यों, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उस तरीके की नहीं थी, और जो रिसोर्सेस थे पूर्वी क्षेत्र में उनके बारे में, मतलब उनका एक्सट्रैक्शन करना, उस तरीके की तकनीक, बहुत सारी चीजें नहीं थी। क्लियर है। तो कृषि एक महत्वपूर्ण चीज थी, तो मालवा सबसे, आज भी मालवा मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे है, तब भी था। और एग्रीकल्चर से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था उस समय भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जितनी भी हिस्टोरिकल एक्टिविटी आप देखोगे, या कोई राजा में युद्ध हो रहा है दो राजाओं के बीच में, राजवंशों के बीच में, तो मालवा पर अधिकार करने के लिए क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि मालवा एक समृद्ध प्रांत रहा है, और समृद्ध प्रांत से कितना रेवेन्यू आएगा समझो आप, अनुमान लगाओ। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में तो हर कोई बंगाल जाना चाहता है, बंगाल को अपने अधीन रखना चाहता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि बंगाल की जो भूमि है बहुत उपजाऊ है, बहुत समृद्ध प्रांत रहा है बंगाल हमेशा से, और बाद में अंग्रेज यूरोपियंस भी आएंगे तो वो भी बंगाल जाएंगे सबसे पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जहां पैसा होगा भैया, जहां अवसर दिखाई देंगे, जहां संसाधन होंगे, व्यक्ति वहीं जाएगा। क्लियर है। हर व्यक्ति दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाना चाहता है। एमपी की बात करें तो हर व्यक्ति इंदौर आना चाहता है, क्यों, क्योंकि इंदौर में भी वही स्थिति बन गई है आज के टाइम में। खैर, तो सौंदनी के अभिलेख से क्या ज्ञात होता है कि यशोधर्मा ने हूण नेता मिहिरकुल को पराजित कर मालवा से बाहर खदेड़ दिया था। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी पूछ चुका है कि भाई सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन थे। तो सौंदनी अभिलेख के रचयिता वासुल कवि हैं। ये एमपीपीएससी 2024 का प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन है आपका, एमपीपीएससी प्री 2024। तो याद रखना, ये रचयिता भी पूछ लेता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि वत्स भट्टी जो है वो किस अभिलेख के रचयिता है ना। जो दशपुर अभिलेख है उसके रचयिता वत्स भट्टी है, वो हम लोग कल देख चुके हैं। यशोधर्मा ने अपने साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। खैर, यशोधर्मा एक्सटेंसिवली एक्सपांडेड हिज एम्पायर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें भैया। फ्रॉम द सौंदी इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट यशोधर्मा डिफीटेड द हूना लीडर मिहिरकुला एंड ड्रोव हिम आउट ऑफ मालवा। ऑथर कौन है इस इंस्क्रिप्शन के, सौंदी इंस्क्रिप्शन के? वासुल कवि। अब बात करें इनके अधीनस्थ सामंत, ठीक है, जो थे वो कहां से कहां तक, मतलब इनके जो सौंदर्य अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है कि भाई इनके अधीन जो सामंत थे, ठीक है, वो कहां से कहां तक। तो असम की जो लोहित, या लोहित मतलब ब्रह्मपुत्र का नाम है, तो लोहित ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के महेंद्र पर्वत जो पूर्वी घाट में स्थित है, महेंद्र पर्वत उड़ीसा वाले पार्ट में, तथा हिमालय की तलहटी में बहने वाली गंगा नदी से लेकर पश्चिमी समुद्र तक फैले हुए थे। इसका मतलब यह है कि ये अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया, क्योंकि यदि इनके सामंत कहां से लेकर के, ब्रह्मपुत्र पूरब में ब्रह्मपुत्र असम से लेकर के नॉर्थ ईस्ट से, और नीचे आपका कहां पर कह रहे हैं ये आपका महेंद्र पर्वत पूर्वी घाट, है ना, वहां से लेकर के कहा
जो पश्चिमी समुद्र है और फिर हिमालय की तलहटी से लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य एस्टेब्लिश किया, ठीक है, क्योंकि इनके सामंत यदि यहाँ से मिल रहे हैं तो इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने एस्टेब्लिश किया होगा, लेकिन इतिहास में इसका वर्णन नहीं मिलता हमें कहीं पर कि औलिकर वंश के यशोधर्मा का साम्राज्य इतना बड़ा था। ठीक है, ये इनके इस अभिलेख में ही ये जानकारी हमें मिलती है। तो इतना याद रखना कि ये जानकारी इनके अभिलेख तक ही सीमित है, इतिहासकार इसकी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि इस संबंध में और महत्वपूर्ण तथ्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी उपाधि टाइटल पहले ही देख चुके हैं, राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इनकी प्राप्त होती है इनके अभिलेख से। 6ठी शताब्दी के अंत तक मालवार से औलिकर वंश का शासन लगभग समाप्त हो जाता है ना। तो 6th सेंचुरी एडी के आसपास तक जो औलिकर डायनेस्टी है वो मालवा से लगभग लुप्त प्राय हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। हाँ, एक पॉइंट जरूर याद रखना कि मालवा को जो मालवा नाम दिया, वो मालवा नाम देने का श्रेय, क्रेडिट किसको जाता है, तो औलिकरों को जाता है। द क्रेडिट फॉर गिविंग द नेम मालवा इज एट्रीब्यूटेड टू द औलिकरा रूलर्स। क्लियर है? तो जो औलिकर वंश के राजा थे उन्होंने ही इस क्षेत्र को मालवा नाम दिया है, जिसे हम आज भी मालवा के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, उसके पहले ये अवंती या उज्जैनी उस तरीके के नामों से जाना जाता था, मालवा नाम इन्होंने दिया है। मेनली जो मालवा नाम है ये मालव जो संबत है उसके आधार पर दिया गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं। तो ये औलिकर वंश हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड थे वो सारे के सारे हमने इसमें कंप्लीट किए। अब एक छोटा सा राजवंश आता है बलखा, बाघ के शासक कहलाते हैं, रूलर्स ऑफ बलखा बाघ। ये कहां पर शासन कर रहे थे, तो ये धार जिले में है ना, इनका जो क्षेत्र था धार, वर्तमान में धार जो जिला है आपका, वहां पर इनका रूल था, वहां पर शासन कर रहे थे। और कहते हैं कि बाघिनी नामक एक नदी है, बाघिनी रिवर, बाघिनी नदी, उसके किनारे इनका जो है वो साम्राज्य था। ठीक है, तो आई होप ये याद रखोगे आप। इस राजवंश की 2 शाखाएं मिलती हैं हमको, एक महिष्मती शाखा मिलती है जो महेश्वर और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन कर रही थी, और दूसरी मिलती है बलखा। ठीक है, मेन तो हमें बलखा ही पढ़नी है, क्योंकि महिष्मती के बारे में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक जो तथ्य है ना वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। दोनों के बारे में देखेंगे, क्योंकि इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही आ सकता है कि बलखा के बाघ शासकों की एक ब्रांच कहां शासन कर रही थी, किस क्षेत्र में कर रही थी, तो महिष्मती, महेश्वर वाले क्षेत्र में। संस्थापक याद रखना इसके महाराजा सुबंधु, है ना, महाराजा सुबंधु। फाउंडर कौन है, महिष्मती वाली जो ब्रांच है इसके, महाराजा सुबंधु। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इनके 2 ताम्रपत्र कॉपर प्लेट हमको मिलते हैं कहां से, यहीं से, महिष्मती से। 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम महिष्मती। इनके बारे में इतना ही पढ़ना है। मेन जो बलखा के शासक हैं उनके बारे में देखेंगे। बलखा या बाघ के शासकों की बात करें, बलखा बाघ के शासक, रूलर्स ऑफ बलखा बाघ। ठीक है, ये गुप्त काल में मालवा व अनूप जो निमाड़ वाला पार्ट है क्षेत्र में 2 राजवंशों का शासन था, जिनके ताम्रपत्र महिष्मती, महेश्वर, भाग, धार से आदि से प्राप्त हुए। खैर, कुल 32 ताम्रपत्र जो है प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 27 केवल बाघ, धार से प्राप्त हुए। क्लियर है? कॉपर प्लेट्स कितनी मिली है, टोटल 32 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस प्राप्त होते हैं। किससे रिलेटेड हैं, जो बलखा बाघ के शासकों से संबंधित हैं। आउट ऑफ विच 27 वर डिस्कवर्ड ओनली फ्रॉम बाघ, धार। बलखा के ताम्रपत्रों से इन शासकों के नाम भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है इनके, जैसे परम भट्टारक महाराज भुलुंड। ठीक है, तो परम भट्टारक महाराज भुलुंड। दूसरा है स्वामी दास, रुद्रदास, भट्टारक एवं नागभट्ट। ठीक है, ये क्यों फेमस रहे, तो इनके जितने भी ताम्रपत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ताम्रपट्ट जो हमें प्राप्त होते हैं, उनमें ज्यादातर ताम्रपत्र जो है वो किससे रिलेटेड हैं, भूमि अनुदान, भूमि या ग्राम को धार्मिक अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने की जानकारी इनके ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है, क्योंकि जितने भी इनके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, उनमें ज्यादातर में इन्होंने किसी को भूमि दान दी है या ग्राम दान दिया है, या धार्मिक जो अनुदान के तौर पे भूमि दान किया जाता था, जिसे अग्रहार या ब्रह्मदे कहा जाता था एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ब्रह्मदे, अग्रहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्लियर है, भूमि दान के लिए। तो ये जो वंश है आपका बलखा के बाघ शासक, ये किसके लिए जाने जा रहे हैं, ये भूमि दान या ग्राम को धार्मिक अनुदान देने के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, महाराजा सुबंधु के ताम्रपत्र में भूमि या ग्राम को धार्मिक अनुदान देने के लिए ब्रह्मदे और अग्रहार शब्दों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं और इंडियन हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है वो भारतीय इतिहास में सातवाहनों के द्वारा प्रारंभ की जाती है।
ये सातवाहन जब पढ़ाए थे तो उसमें भी ये फैक्ट मैंने आपको बताया था कि भूमि अनुदान देने का जो प्रथा है वो सातवाहन शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई। बाद में जो भूमि अनुदान की जो प्रथा है इसे गुप्त काल में हम देखेंगे, इसे अग्रहार कहा जाता है। और गुप्तों के बाद हम हर्षवर्धन के समय में ब्रह्मदेव शब्द देखते हैं कि भूमिदान जिसे दिया जाता था उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। क्लियर है ना? तो इस प्रकार के धार्मिक अनुदानों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में ब्रह्मदेव और अग्रहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। गुप्त काल में एक अधिकारी का भी नाम मिलता है जिसे अग्रहारिक कहा जाता था। अग्रहारिक मेनली जो है वो जो भूमि अनुदान, धार्मिक अनुदान दिए जाते थे, भूमि दान दी जाती थी, उसको देखने वाला, उसकी देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। तो याद रखना, बलखा के बाघ शासक जो है वो किस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं? धार में शासन कर रहे हैं। किस नदी के किनारे हैं? बागनी नदी के किनारे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इनसे रिलेटेड? तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इनका जो शासक है भुलुंड, तो भुलुंडी है ना शायद, सॉरी भुलुंड नहीं, सुबंधु है ना। महाराजा सुबंधु के जो ताम्रपत्र मिलते हैं जो महिष्मती वाली ब्रांच के, तो उनमें भूमि या धार्मिक अनुदान, ब्रह्मदेव अग्रहार जैसे शब्द मिलते हैं। हालांकि ये समस्त शासक जो है किसके लिए? ब्रह्मदेव और अग्रहार जैसे भूमि या ग्रामों को दिए जाने वाले धार्मिक अनुदानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इन द कॉपर प्लेट ऑफ महाराजा सुबंधु द टर्म्स ब्रह्मदेव एंड अग्रहारा आर मेंशन्ड फॉर ग्रांटिंग लैंड और विलेजेस एज अ रिलीजियस डोनेशंस। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है कि जो बलखा के शासक जब शासन कर रहे थे, इनका जब रूल था धार वाले क्षेत्र में, महिष्मती वाले क्षेत्र में, तो उस समय गुप्त सम्राट भी शासन कर रहे थे। तो किस बाघ बलखा के शासक के समय किस गुप्त सम्राट का जो है वो उस समय भारत पर आधिपत्य था, उनका शासन था, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक टेबल यहाँ पर प्रिपेयर कर दी है मैंने कि भाई बलखा के जो शासक कौन थे जो धार वाले क्षेत्र में थे, और उस समय गुप्त सम्राट कौन थे, इनके समकालीन गुप्त सम्राट कौन थे, है ना। तो रूलर्स ऑफ बलखा एंड द कंटेम्पररी गुप्ता एम्परर। इसमें सबसे पहले जैसे भुलुंड की बात करें हम लोग, तो भुलुंड को आप देखेंगे इनके ये किसके समय में शासन कर रहे थे धार में? समुद्रगुप्त के टाइम में। तो गुप्त जो शासक थे समुद्रगुप्त, उनके समय धार बलखा वाले क्षेत्र में भुलुंड शासन कर रहे थे। इसके बाद स्वामीदास व रुद्रदास जो इस वंश के राजा हैं, इन ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में धार वाले क्षेत्र में, बलखा वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे। इसके बाद भट्टारक व नागभट्ट जो शासक हैं, ये कुमारगुप्त प्रथम के टाइम में क्या कर रहे हैं? बलखा या बाग वाले क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, है ना। भुलुंडा कब? समुद्रगुप्ता के पीरियड में। स्वामीदास एंड रुद्रदास ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम में, एंड भट्टारक एंड नागभट्ट ये कुमारगुप्त प्रथम के टाइम में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे हैं। तो ये हो गए बलखा या बाघ के शासक। इसके बाद आता है उच्चकल्प वंश। उच्चकल्प वंश या उच्चकल्प डायनेस्टी, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन जो चीजें याद रखनी है, जैसे कि पीवाईक्यू हमने देखा, तो किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे, कोई प्रोमिनेंट रूलर है या नहीं, या इनका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस या सोर्स है, वहां से क्वेश्चन जाता है। तो उच्चकल्प वंश या उच्चकल्प डायनेस्टी, इनका राज्य क्षेत्र क्या है? इनका राज्य क्षेत्र जो टेरिटोरियल एरिया है वो उचेहरा ग्राम सतना में है। सतना कहां? बघेलखंड वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, टेरिटोरियल एरिया उचेहरा विलेज सतना इन द बघेलखंड रीजन। तो या तो आपसे ये भी पूछ सकता है ऑप्शन में बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा कहां शासन कर रहे थे, या फिर डायरेक्टली आपसे उचेहरा या सतना इस तरीके से स्थान के हिसाब से भी पूछ सकता है। जानकारी के साधनों की बात करें तो 9 अभिलेख मिलते हैं उचेहरा, कटनी, कारीतलाई, खो एवं सोहाबल से, है ना। भाई देखिए ये जो है इससे भी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिव्राजकों के बारे में अभी शायद एक डायनेस्टी आएगी उसके बारे में क्वेश्चन। अच्छा, उच्चकल्प के बारे में तो पूछा है, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन नहीं, सॉरी उच्चकल्प नहीं, वो दूसरी डायनेस्टी है जिसमें सिवनी वहां आता है ना। आई होप इसके बाद ये ठीक है अभी आएगा आगे। तो सिवनी जो है, तो ये याद रखना कि कहां कहां है, उचेहरा सतना में, कटनी, कारीतलाई, खो एवं सोहाबल। अब जहां जहां से इनके अभिलेख मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये इन क्षेत्रों में इनका क्या रहा है? शासन रहा है। क्लियर है? मतलब ये, हालांकि ये सभी आसपास ही है, सतना, कटनी, कारीतलाई, खो, सोहावल, ये सब सतना, पन्ना, है ना, ये सब उसी के आसपास वाले क्षेत्र में है। तो याद रखना इस चीज को। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर टोटल ऑफ 9 इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम उचेहरा, कटनी, कारीतलाई, खो एंड सोहावल। इनके प्रमुख शासकों की बात करें जो इनके ताम्रपत्रों से जो हमें जानकारी मिलती है शासकों की, उनमें है महाराज औगदेव, कुमारदेव, जयस्वामिन, व्याघ्रराज, जयना जयनाथ है जी, जयनाथ नहीं है, एवं सर्वनाथ। क्लियर है? जयनाथ। मेजर रूलर्स महाराजा औगदेवा, कुमार देवा, जय स्वामिना, व्याघ्र राजा, जयनाथ एंड सर्वनाथ। नचना एवं गंज,
है ना, नचना एवं गंज, ये सतना जिले में ही आता है। तो यहाँ से व्याघ्रदेव का उल्लेख करने वाले अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। व्याघ्रदेव जो इस वंश के शासक हैं, ठीक है। उच्चकल्प शासक जो है गुप्तों के अधीन सामंत थे, अर्थात ये जब गुप्त शासक शासन कर रहे थे तो उसी समय जे उनके फ्यूडेटरीज के रूप में क्या कर रहे थे, वहां पर रूल कर रहे थे उच्चैरा सतना वाले क्षेत्र में। उच्चकल्प के बाद आते हैं परिव्राजक, है ना, परिव्राजका डायनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है आयोग पीवाईक्यू कि भाई परिव्राजक जो शासक थे हस्तिन, है ना, जो गुप्त संवत 156 खो अभिलेख है, तो हस्तिन जो है किस वंश से संबंधित शासक थे? तो हस्तिन जो है वो परिव्राजक वंश के एक शासक रहे हैं। परिव्राजक कहा जाता है एक प्रकार के साधु को, ठीक है। जो एंशिएंट में नेम्स में आप देखोगे, मतलब एंशिएंट जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आप देखेंगे तो जो साधु संत टाइप आदमी होते थे, जो एक जगह नहीं टिकते थे, एक जगह से जो दूसरी जगह जो संन्यास ग्रहण कर लेते थे, उन्हें परिव्राजक कहा जाता था, ठीक है। इनका राज्य क्षेत्र जो था, परिव्राजका रेफर्स टू अ टाइप ऑफ एसेटिक और वंडरिंग मॉन्क। इनके राज्य क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड के नागौद एवं जसो रियासतों में ये क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। इनकी राजधानी नागौद सतना जिले में स्थित है, नागौद सतना। परिव्राजक राज्य की स्थापना 415 ईस्वी में हुई है, ठीक है। ये एक फैक्ट वहां मिलता है आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी में कि भाई इनके कुछ शासकों के ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर ये एक फैक्ट वहां निकल के आता है कि इस राज्य की स्थापना, परिव्राजक वंश की स्थापना लगभग 415 ईस्वी में। तो बाकी किसी ऐसी छोटी डायनेस्टी के बारे में एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है, लेकिन इसके बारे में एग्जैक्ट फैक्ट हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में मिलता है कि भाई 415 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है आपके लिए, है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परिव्राजका किंगडम इज अबाउट 415 एडी। जानकारी के स्रोतों की बात करें तो खो जो क्वेश्चन था आपका, गुप्त संवत 156, गुप्त संवत 156 का खो, ये खो है ना, ये वाला, इसको कनेक्ट कर लेना। खो अभिलेख जबलपुर, बैतूल, भूमरा, मजगवा से प्राप्त कुल 8 अभिलेख हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन 8 इंस्क्रिप्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम खो, ये गुप्त संवत 156 है। जबलपुर, बैतूल, भूमरा एंड मजगवा, है ना। मजगवा तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, झा आएगा ये मजगवा, ठीक है। जो हीरे के लिए बहुत फेमस है, हीरे की खदान है मजगवा में। इस वंश के शासक परिव्राजक महाराजा कहलाते थे, क्योंकि ये शाही राजऋषि सुशर्मन के वंशज थे। मैंने बताया ये परिव्राजक का अर्थ क्या होता है, साधु सन्यासी टाइप जो लोग होते हैं उन्हें परिव्राजक कहा जाता था। इनके जो पिता थे सुशर्मन, मतलब जो शाही ऋषि थे, राज ऋषि होते थे, क्लियर है, जो राजा महाराजाओं के राज पुरोहित आदि होते थे ना, तो शाही राजऋषि सुशर्मन के वंशज ये माने जाते हैं, ठीक है। तो राजऋषि मतलब समझ गए आप, संत टाइप आदमी होंगे, तो उनके वंशज थे। इसीलिए ये परिव्राजक महाराजा, क्योंकि राज परिवार से संबंधित थे, इसलिए परिव्राजक महाराजा कहलाते थे। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर कॉल्ड परिव्राजका महाराजा बिकॉज दे वर descendants ऑफ द रॉयल सेज सुशर्मन। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भैया ये क्यों कहलाते थे परिव्राजक महाराजा, और तो कहलाते थे किसके लिए, शाही राजऋषि सुशर्मन के वंशज होने के कारण। प्रमुख शासकों की बात करें तो इनके शासकों के नाम मिलते हैं ताम्रपत्रों से, महाराजा देवाड्य, प्रभंजन, दामोदर, हस्तिन, हस्तिन के बारे में क्वेश्चन आया है, और संक्षोभ, ठीक है। हस्तिन किस वंश से एसोसिएटेड थे, ये क्वेश्चन पूछा है, पीवाईक्यू अभी हमने देखा, तो हस्तिन परिव्राजक वंश से एसोसिएटेड है। मेजर रूलर्स महाराजा देवाध्य, प्रभंजना, दामोदरा, हस्तिन एंड संक्षोभा। हस्तिन चूंकि इस वंश के उल्लेखनीय शासक है, प्रोमिनेंट रूलर है, तो यहीं से क्वेश्चन आया। इनका शासनकाल 475 से 517 ईस्वी के आसपास था। खो ताम्रपत्र में इसे गुप्त नृप भुक्तो कहा गया है, ठीक है। तो इसी खो ताम्रपत्र के बारे में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, गुप्त संवत 156 का है। ये जो खो ताम्रपत्र है ये गुप्त संवत 156 का है। और अब चूंकि ये पूछ लिया है कि भाई गुप्त संवत 156 के खो ताम्रपत्र में उल्लिखित जो हस्तिन हैं वो किस वंश से संबंधित शासक थे। अब ये पूछ लेगा कि भैया जो गुप्त संवत 156 का खो ताम्रपत्र है उसमें किस राजा को गुप्त नृप भुक्तो कहा गया है। क्लियर है, क्योंकि आयोग का एक पैटर्न है, वो जहां से एक बार क्वेश्चन पूछता है तो उस पार्ट से जो मतलब हस्तिन को रिपीट करेगा, लेकिन हस्तिन से रिलेटेड फैक्ट रिपीट नहीं करेगा, वो दूसरा फैक्ट पूछ लेगा उससे रिलेटेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। Hastin was a notable ruler of this dynasty, reigned 475 to 517 AD. In the Kho copper plate inscription, he is described as Gupta Nrapo
नृपा भुक्ता। क्लियर है। इसके बाद हस्तिन के पुत्र थे संक्षोभ, ये डाभाल या डाहल इसको कहते हैं, डाहल, और उसके आसपास 18 गढ़ों पर शासन कर रहे थे। डाहल जो प्रदेश है, जबलपुर के जो आसपास का क्षेत्र है, उसे डाहल कहा जाता है ना। हस्तिन सन संक्षोभा रूल्ड ओवर द डाभाल डाहल एंड 18 फोर्ट्स इन इट्स सराउंडिंग रीजन। परिव्राजक गुप्तों के अधीन सामंत थे, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। डाभाल या डाहल कहाँ का क्षेत्र है, तो याद रखना जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को डाभाल या डाहल क्षेत्र कहा जाता था, है ना। वॉइस देखते रहना यार, है ना, बैटरी चेंज कर लेंगे तुरंत। इसके बाद अगला वंश आता है मैकल के पांडुवंशी। ये 2-4 लाइन का वंश है, मैकल के पांडुवंशी शासक। ठीक है, मैकल के जो पांडुवंशी शासक हैं, इनके क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई किस क्षेत्र में ये शासन कर रहे थे। पांडुवंशी ऑफ मैकल राज्य क्षेत्र, तो ये अमरकंटक और उसके आसपास वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे। आधुनिक अमरकंटक एवं उसके आसपास का क्षेत्र मैकल कहा जाता है ना। सतपुड़ा मैकल पर्वतमाला की जब हम बात करते हैं, तो जो मैकल के सतपुड़ा का पूर्वी जो विस्तार है, थोड़ा उत्तर पूर्वी, उसे हम मैकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टेरिटोरियल एरिया क्या है, द रीजन कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे अमरकंटक एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज वाज नोन एज मैकल। 5वीं सदी के मध्य में यहाँ पर पांडुवंश की स्थापना हुई थी। लगभग 5th सेंचुरी एडी के आसपास यहाँ पर पांडुवंश एस्टेब्लिश हुआ था। द पांडु डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड हियर इन द मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी। प्रमुख स्त्रोत कौन कौन से हैं, तो जो बंबनी, ताम्रलेख, बूढ़ी खार, मलगा एवं मल्हार से प्राप्त अभिलेख हैं, जिनसे इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। मेजर सोर्सेज इंस्क्रिप्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बंबनी, कॉपर प्लेट, बूढ़ी खार, मलगा एंड मल्हार। इनके बारे में इतना ही याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, अमरकंटक। कैसे याद होगा ये भी बताएंगे हम आपको, है ना, कैसे याद करना है। पहले आप 1-2 बार पढ़ लो, थोड़ा फैमिलियर तो हो जाए, 2-4 बार इसका रिवीजन तो कर लो। आपको नोट्स मिल ही रहे हैं रेगुलर, इनका रिवीजन तो कर लो। क्लियर है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है, एक रिवीजन वाला लेक्चर है यूट्यूब पर, उसको देख लेना कि रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन कैसे करें, है ना। क्लियर है। ऐसे आप इसी नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो नहीं होगा। इसमें से आपको कोर एंड क्रक्स जो है, एकदम जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और आप रिवीजन करते रहो। मार्च में आप ले के लिए स्पेशल हमने जो आपको बताया है कि मार्च में हम लोग जितना भी जो एकदम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, कोर एंड एकदम क्रक्स जिसको बोलते हैं कंक्लूडेड फॉर्म में, वो आपको फैक्चुअल, एकदम फैक्चुअल, बस आपको उसको रिवाइज करना है और कुछ नहीं। और टेस्ट सीरीज देनी है, पीवाईक्यू और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। मार्च में से हमें यही काम करना है। क्लियर है, सब याद हो जाएगा। क्लियर है, याद करने की टेंशन मत लो। शुरुआत जब आप करते हो तो भैया शुरुआत में आपको हर चीज क्या लगती है, असंभव लगती है। क्लियर है, लेकिन जब आप उस चीज को करते चले जाते हो, प्रैक्टिस करते चले जाते हो, बार बार उसको करते हो, तो फिर वही असंभव जो मजाक बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो असंभव को मजाक बनाना है तो उसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। फैक्ट का एक ही फॉर्मूला है, उसे रिवाइज करते रहो, क्योंकि जितना आप डिले करोगे रिवीजन करने में, उतना क्या होगा, फैक्ट भूलते चले जाएंगे। इसीलिए एक मैंने आपको बताया है कि भाई अपनी स्ट्रेटजी, अपना स्टडी शेड्यूल इस तरीके से डिवाइड करो कि वीक में, हफ्ते में, 10 दिन में आप पुरानी चीजों को एक बार रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, और रिवीजन का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो यूट्यूब पर रिवीजन कैसे करें एक वीडियो है, उस वीडियो 1-आध घंटे का वीडियो है, लेकिन उसे डिटेल में देखोगे आप, पूरा अच्छे से समझोगे, तो आपको रिवीजन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी एग्जाम को आप क्लियर करने की स्थिति में रहोगे, लेकिन वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके प्रमुख शासक जो मिलते हैं इनके अभिलेखों से, जयबल, वत्सराज, नागबल, भरतबल, सूरजबल। तो आप याद रख सकते हैं कि जो शासक जिनके नाम के पीछे बल हमें लगा हुआ मिलता है, वो किस वंश से एसोसिएटेड माने जा सकते हैं, तो मैकल के पांडुवंशी। मतलब बल नामधारी जो शासक हैं, जिनके नाम के अंत में क्या लगा है, जिनके नाम के अंत में बल लगा है, वो किस वंश से हैं, तो मैकल के पांडुवंशी। मैकल के पांडुवंशी, है ना। एक का नाम अलग मिलता है, वत्सराज, तो इसे याद कर लेना, बाकी सबके पीछे बल लगा हुआ है, बल लगा हुआ है। चलो, इसके बाद आता है वाकाटक राजवंश। हालांकि वाकाटक राजवंश में बहुत प्रोमिनेंट फैक्ट नहीं है जो मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेट करेंगे, लेकिन जो इक्का दुक्का फैक्ट है उन्हें आप याद रखना, बाकियों को आप इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में याद रखना चाहो तो रख लेना। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। वाकाटका डायनेस्टी, वाकाटक राजवंश, ठीक है। विंध्य शक्ति,
इसके संस्थापक माने जाते हैं। फाउंडर ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी कौन है? विंध्य शक्ति। लगभग 250 से 270 ईस्वी के आसपास तक, मतलब 20-21 वर्ष इन्होंने शासन किया। फाउंडर विंध्य शक्ति 250 to 270 एडी। इनका जो ओरिजिन है ना, प्लेस ऑफ ओरिजिन जिसे कहा जाता है, मूल निवास स्थान कहां पर है इनका? बुंदेलखंड। ये डॉक्टर केपी जायसवाल के अनुसार है ना, जो इतिहासकार है डॉक्टर केपी जायसवाल, उनके अनुसार क्या है आपका? इनका क्षेत्र माना जाता है बुंदेलखंड। ओरिजिनल होमलैंड बुंदेलखंडा अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर केपी जायसवाल। और पुराणों की यदि बात करें, चूंकि ये पौराणिक राजवंश है, पुराणों में भी वाकाटकों का उल्लेख हमें मिलता है, तो पुराणों में वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को विदिशा, विदिशा किसका नाम है यहाँ पर? पुरिका का शासक कहा गया है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कह रहे हो ना याद क्या करें, तो ये फैक्ट आपके लिए मध्य प्रदेश के इतिहास में इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई कहां पर? तो पुराणों में है ना, वाकाटक राजवंश के किस शासक को विदिशा या पुरिका का शासक कहा गया है? तो विंध्य शक्ति को कहा गया है। क्लियर है? ये इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन माना गया है। अब आयोग इसी तरीके से पूछ लेगा कि वाकाटक मूलतः कहां के थे? पुराणों के अनुसार वाकाटक मूलतः कहां से संबंधित थे? जैसे कि पूछा ना, शुंग मूलतः कहां से संबंधित थे, तो पुराणों के अनुसार वाकाटक मूलतः कहां से संबंधित थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आप लगा सकते हो भाई, पुरी का नाम भी आ सकता है या विदिशा आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से तो पीवाईक्यू आपको एक आइडिया देते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रारंभिक शासकों की बात करें तो विंध्य शक्ति और प्रवरसेन प्रथम, ये 2 प्रारंभिक शासक मिलते हैं। ठीक है, विंध्य शक्ति जो वाकाटक वंश के संस्थापक हैं, विंध्य शक्ति द फाउंडर ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी। पुराणों में से किसका? विदिशा का शासक बताया गया है, जो अभी हमने देखा। इन द पुराणास ही इज मेंशन्ड एज द रूलर ऑफ विदिशा। अब प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम पर क्वेश्चन अभी रेगुलर आ रहे हैं, आयोग पूछे जा रहा है। प्रवरसेन प्रथम ये वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो ये फैक्ट इंपोर्टेंट है। द रियल फाउंडर ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी कौन है भैया? प्रवरसेन फर्स्ट। नर्मदा के उत्तर में स्थित नागों की राजधानी पुरिका, ठीक है, संभवतः विदिशा पर आक्रमण कर नागों को पराजित किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? प्रवरसेन प्रथम ने, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई नाग जो थे, पद्मावती के नाग थे, उन्हें किस वाकाटक शासक ने पराजित किया? तो पद्मावती के जो नाग शासक थे, सॉरी विदिशा, जो नागवंश की एक ब्रांच हमें विदिशा में भी मिलती है, पुरिका वाले क्षेत्र में, तो इन्हें पराजित किया था किसने? प्रवरसेन ने। तो नर्मदा के उत्तर में स्थित नागों की जो राजधानी थी, है ना, विदिशा के जो नागवंशी शासक थे, उनकी राजधानी थी पुरिका, विदिशा, उस पर इन्होंने आक्रमण किया और नागों को क्या किया? पराजित किया। ही अटैक्ड पुरिका, प्रोबेबली विदिशा द कैपिटल ऑफ नागास सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा एंड डिफीटेड देम। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका कि भाई 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति कौन थे वाकाटक राजवंश में? तो वो है आपके प्रवरसेन प्रथम। ही परफॉर्म 4 अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस, है ना। नागों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बाद में स्थापित कर लिए। पहले उनको ठोका पीटा मारा कूटा, और उसके बाद फिर उनकी बेटियों से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ये सब चलता रहता था राजवंशों में। ही एस्टेब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द नागास। अब प्रवरसेन प्रथम के काल में वाकाटक राजवंश 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। प्रवरसेन प्रथम के काल में वाकाटक जो राजवंश है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ प्रवरसेना फर्स्ट द वाकाटक डायनेस्टी वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, एक ब्रांच इनकी प्रधान शाखा कहलाती है, द मेन ब्रांच, जिसकी कैपिटल नंदीवर्धना नागपुर थी, नंदीवर्धन नागपुर। ठीक है, और इनकी जो दूसरी ब्रांच है वो वसीम शाखा कहलाती है, वसीम शाखा। वत्सगुल्म इनकी राजधानी थी, वत्सगुल्म वर्तमान बरार और विदर्भ वाला जो क्षेत्र है वहां पर आती है। क्लियर है? तो हमारा जो लेना देना रहेगा वो इनकी प्रधान शाखा से रहेगा, क्योंकि वत्सगुल्म ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में चली जाएगी, तो यहां से बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं निकल के आएंगे। ठीक है, इसमें जो शासक हैं इनकी पूरी टाइमलाइन दी है, वंशावली दी हुई है। जैसे कि रुद्रसेन प्रथम जो नाम आता है, जो इस शाखा के संस्थापक थे, है ना। ये जो शाखा चल रही है प्रधान शाखा, इसे ऐसे समझ लो कि जो वाकाटक राजवंश हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना, ये उसी की ब्रांच है, ये कंटिन्यू है। प्रवरसेन प्रथम के बाद रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, ये आएंगे। जो ब्रांच दूसरी बनी वो बनी कौन सी? आपकी वसीम। तो इसके संस्थापक देखेंगे सर्वसेन। ठीक है, और ये जो प्रधान शाखा है इसके संस्थापक तो वही रहेंगे, विंध्य शक्ति, क्योंकि ये उसी का चेन है, उसी का क्या है, जो क्रोनोलॉजी है वो प्रवरसेन प्रथम के बाद की क्रोनोलॉजी ये है। आ रहा समझ में? प्रवरसेन प्रथम के बाद की जो क्रोनोलॉजी है वो कहाँ है? सर्वसेन और रुद्रसेन प्रथम से स्टार्ट होती है। और जो नई ब्रांच एस्टेब्लिश हुई है कौन सी? वासीम शाखा, वत्सगुल्म बरार विदर्भ वाले क्षेत्र में, इसके संस्थापक आपसे पूछे तो याद रखना सर्वसेन इसके संस्थापक हैं। खैर,
तो प्रवरसेन प्रथम के बाद रुद्रसेन प्रथम आएंगे, फिर पृथ्वीसेन प्रथम आएंगे, फिर रुद्रसेन सेकंड, फिर प्रभावती गुप्त। ये मैंने आपको बताया था जब गुप्त डायनेस्टी पढ़ाई थी। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय जो विक्रमादित्य हैं उनकी पुत्री हैं। इसके बाद दामोदर सेन, नरेंद्र सेन और फिर पृथ्वीसेन सेकंड। इसके पश्चात ये जो प्रधान शाखा है ना वत्सगुल्म वासीम शाखा की, है ना, प्रधान शाखा किसमें, वत्सगुल्म वासीम शाखा के अधीन हो जाती। सभी लोग लाइव बने रहे हैं ना, अभी टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना। एक मिनट। हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या, एक बार बताएं कमेंट करके, कोई भी, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे। आपको क्लियर दिख रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दें ऑडियो वीडियो क्लियर है। हेलो। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है दोनों, कोई इशू तो नहीं है क्लास में? एक बार कमेंट करके बता दे कोई भी, लाल जी, साही जी, अनामिक राय, कमेंट करके बताएं प्लीज। हो गया सर। आप देख ना मोबाइल पे लॉग। ओके चलो ठीक है, ठीक है। चलिए, कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, वाकाटक कर रहे थे ना, वाकाटक राजवंश, सॉरी, वाकाटक। प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। चलिए, प्रवरसेन प्रथम के बाद जो है वो वाकाटक राजवंश दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक प्रधान शाखा कहलाती है और एक वसीम शाखा कहलाती है। ठीक है, प्रधान शाखा जो है इसकी राजधानी है नंदीवर्धन, नागपुर वाले क्षेत्र में है आपकी, वर्तमान नागपुर नंदीवर्धन। ठीक है, और दूसरी जो मेन ब्रांच, सॉरी हाँ मेन ब्रांच है नंदीवर्धन, दूसरी है वासीम शाखा, वो देखेंगे बाद में। इसका जो क्रोनोलॉजी है, मतलब इसका जो हायरार्की है, आप सॉरी क्रोनोलॉजी है, प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन फर्स्ट, रुद्रसेन सेकंड, प्रभावती गुप्ता, दामोदर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन सेकंड। और पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद ये जो प्रधान शाखा है वत्सगुल्म, जो शाखा में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। क्लियर है, मतलब वासीम शाखा के अंतर्गत प्रधान शाखा आ जाती है। ठीक है, मेन ब्रांच कैपिटल नंदीवर्धना नागपुर, रुद्रसेन फर्स्ट, पृथ्वीसेन फर्स्ट, रुद्रसेना सेकंड, पृथ्वी गुप्ता, सॉरी प्रभावती गुप्ता, दामोदर सेना, नरेंद्र सेना, पृथ्वी सेना सेकंड। आफ्टर दिस द मेन ब्रांच केम अंडर द कंट्रोल ऑफ वत्सगुल्म वसीम ब्रांच। अब हम बात करेंगे वासीम शाखा की या वत्सगुल्म, इसकी राजधानी क्या है, वत्सगुल्म, बरार या विदर्भ।
इसके संस्थापक माने जाते हैं सर्वसेन। फाउंडर ऑफ दिस ब्रांच कौन है? वासीम शाखा के सर्वसेन। और हरिशैन जो है इसके एक और रूलर हैं। हरिशैन के काल में प्रधान शाखा वासीम शाखा में जो है वो मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो वसगुल्म वासीम ब्रांच क्या, इसकी कैपिटल क्या है? वसगुल्मा वरार विदर्भा। सर्वसेना वाज द फाउंडर ऑफ दिस वासीम ब्रांच। हरिशेना another ruler of this Wasim branch, and during the period of Harisena, the main branch merged into the Wasim branch. हालांकि इतना नहीं है, जो फैक्ट मैंने आपको बताया वही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जो पुरिका विदिशा का शासक किसे कहा गया है पुराणों में, और पद्मावती के जो विदिशा के जो नागवंशी शासक थे उनको किस शासक ने हराया है। ठीक है, इसके बाद आता है पृथ्वीशैन फर्स्ट। पृथ्वीशैन फर्स्ट की बात करें तो इन्होंने गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, और इन्होंने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता के साथ किया था। कल मैंने आपको बताया भी था जब गुप्त डायनेस्टी पढ़ाई थी, तो गुप्त शासक जो थे चंद्रगुप्त सेकंड, तो इनकी पुत्री है प्रभावती। प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ होता है? वाकाटकों के साथ होता है ना। वाकाटक शासक पृथ्वीशैन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन सेकंड के साथ। रुद्रसेन की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है और इनके फिर दो पुत्र रहते हैं, दिवाकर सेन और शायद एक और पुत्र का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, है ना, दिवाकर सेन व दामोदर सेन। तो इनके दो पुत्र रहते हैं, अल्प आयु रहते हैं, मतलब इनकी भी आयु कम रहती है, बच्चे रहते हैं। तो प्रभावती गुप्त जो है वो संरक्षिका के तौर पर वाकाटक राजवंश का जो है वो शासन संचालन करती है। और बाद में प्रभावती गुप्ता अर्थात जो वाकाटक राज्य की संरक्षिका हैं, उनके सहयोग से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्या करते हैं? शकों को पराजित करते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो यदि आप मैप में जाकर के देखोगे तो कुछ इस तरीके का था कि वाकाटक जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में शासन, वाकाटक यहाँ पर क्षेत्र शासन कर रहे थे मध्य प्रदेश वाले पार्ट में। वाकाटकों के पश्चिम में कौन थे? शक, है ना, जो पश्चिमी शक क्षत्रप कहलाते थे, पश्चिमी शक क्षत्रप, तो यहाँ पर शक थे। और इधर गुप्तों का राज्य था। ठीक है, गुप्तों का विशाल राज्य था। तो गुप्त को शकों को पराजित करने के लिए कहां से होकर के, इनके वाकाटकों के सहयोग के बिना इनको पराजित करना संभव नहीं था। इसलिए इन दोनों के मध्य क्या होते हैं? वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। ये अपनी पुत्री का विवाह क्या करते हैं? रुद्रसेन सेकंड के साथ, जो वाकाटक राजकुमार है उसके साथ कर देते हैं। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है रुद्रसेन सेकंड की, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है अल्पायु में। बाद में इनकी पुत्री प्रभावती गुप्त क्या बन जाती हैं? संरक्षिका बन जाती हैं। और फिर अपनी पुत्री अर्थात वाकाटक राजवंश की संरक्षिका के सहयोग से ये क्या करते हैं? इनके राज्य का सहयोग लेकर के शकों पर भारी आक्रमण करते हैं और शकों का उन्मूलन कर देते हैं। तभी ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और शकारी की उपाधि धारण करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। ठीक है, रुद्रसेन सेकंड इनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई थी। रुद्रसेना सेकंड ही डाइड एट अ यंग एज। इनके दो पुत्र थे, दिवाकर सेन व दामोदर सेन। ठीक है, जो कि अल्पवयस्क थे। ठीक, इनके अल्पवयस्क होने के कारण कुछ समय तक माता जो थी प्रभावती गुप्ता ने दामोदर सेन की संरक्षिका के रूप में शासन संभाला। एज हिज, इसकी जगह हर कर लेना भैया इसको, है ना, नहीं बोलोगे सर इंग्लिश। As her two sons, Divakar Sena and Damodar Sena were minors, their mother Prabhavati Gupta governed for some time as the regent of Damodar Sen. क्लियर? यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि भैया किसकी संरक्षिका बनी थी? तो दामोदर सेन की बनी थी। दामोदर सेन जो है वो, क्योंकि दिवाकर सेन की बाद में ये भी क्या हो जाएंगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है? दिवाकर सेन की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है कम उम्र में। दामोदर सेन बचते हैं, तो दामोदर सेन की संरक्षक के रूप में शासन करती है, ये भी याद रखना। फिर आते हैं दामोदर सेन। ठीक है, क्योंकि दामोदर सेन ही बचे, दिवाकर सेन तो चल बसे भाई। तो दामोदर सेन जो प्रवर सेन सेकंड के नाम से भी जाने जाते हैं, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, इंदौर, सिवनी, बैतूल, बालाघाट से इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये जो दामोदर सेन है इनका अभिलेख मध्य प्रदेश के कहां से मिलता है ना। वाकाटक जो वंश के शासक है प्रवर सेन द्वितीय, इनका अभिलेख मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त होता है? तो 4-5 ऑप्शन थे, पीवाईक्यू मैंने आपको दिखाई दिए थे, एक बार फिर दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ी तसल्ली रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो चीजें ऑन ट्रैक हैं या नहीं। क्लियर है? ये रहा, वाकाटक महाराज प्रवर सेन सेकंड का ताम्रदान पट्ट प्राप्त हुए हैं, है ना। इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन सिवनी भी है, बाकी ऑप्शन सांची वाची इस तरीके से कुछ थे। तो आप देखेंगे इसमें क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका राज्य क्षेत्र, यहां से क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं। तो राज्य क्षेत्र याद रखना, इंदौर से भी मिला है, छिंदवाड़ा से भी मिला है, सिवनी से, बैतूल से, बालाघाट से। अब चूंकि सिवनी के बारे में पूछ चुका है, तो छिंदवाड़ा, इंदौर, बैतूल और बालाघाट जो है अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है?
जो आयोग का पैटर्न है उसके लिहाज से बता रहा हूं मैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस रूलर हैव बीन फाउंड फ्रॉम द छिंदवाड़ा, इंदौर, सिवनी, बैतूल एंड बालाघाट इन मध्य प्रदेश। इसने अपनी नई राजधानी बनाई। इसकी जो नई राजधानी है इसका नाम था प्रवरपुर या आधुनिक पवनार। ठीक है, पवनार आप सभी को पता होगा, गुजरात वाले क्षेत्र में आता है पवनार। तो राजधानी प्रवरपुर जो पवनार है वहां पर स्थापित की। ही एस्टेब्लिश्ड हिज न्यू कैपिटल, है ना, ही एस्टेब्लिश्ड हिज न्यू कैपिटल एट प्रवरपुरा और मॉडर्न डे पवनार। इसने सेतुबंध लंका विजय नामक प्राकृत भाषा के काव्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, चूंकि इंपॉर्टेंट है, एमपी के कंटेक्स्ट में मध्य प्रदेश से इसके कई अभिलेख मिले हैं, तो इसकी किताब पूछी जा सकती है कि सेतुबंध नामक जो प्राकृत भाषा का ग्रंथ है उसकी रचना किस वाकाटक शासक के द्वारा की गई है। तो वो की गई है प्रवर सेन द्वितीय, या फिर इनका वास्तविक नाम क्या है, दामोदर सेन। ये भी क्वेश्चन है कि भाई प्रवर सेन द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है ना, तो याद रखना। इसके बाद आते हैं अगले शासक पृथ्वी सेन सेकंड या पृथ्वी सेना सेकंड द्वितीय। इसका शिलालेख मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, His inscription has been found from the Balaghat district of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर इसके आधिपत्य की जानकारी व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव कौन है, वही उच्चकल्प वंश के शासक हैं, उच्चकल्प, ठीक है, वंश के राजा हैं। उनके नचना एवं गंज, तो हमने देखा था कि व्याघ्रदेव का नचना एवं गंज से क्या मिला है, अभिलेख मिला है। तो उनके नचना एवं गंज से प्राप्त अभिलेखों से किसके बारे में जानकारी मिल रही है, पृथ्वी सेन सेकंड जो वाकाटक वंश के राजा हैं उनके बारे में। इसमें व्याघ्रदेव को पृथ्वी सेन द्वितीय का क्या बताया है, मांडलिक बताया गया है। मांडलिक किसको कहा जाता है, सामंत को कहा जाता था, तो मांडलिक या सामंत कहकर संबोधित किया गया है। इंफॉर्मेशन अबाउट हिज सुजेरनिटी ओवर द Bundelkhand region of Madhya Pradesh is obtained from the inscriptions of Vyagradeva, an Uchkalpa dynasty ruler found at the Nachna and Ganj. क्या मिलता है इसमें, तो where Vyagradeva is described as Mandalika, feudatory of Prithvisena second. I hope ये चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद कालिदास भी इनसे एसोसिएटेड रहे। कालिदास क्यों एसोसिएटेड रहे, क्योंकि कुछ समय तक कालिदास जो है वो प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में रहे हैं। क्लियर है, तो प्रवर सेन द्वितीय पृथ्वी सेन द्वितीय, प्रवर सेन नहीं, पृथ्वी सेन सेकंड के दरबार में कुछ समय तक कालिदास रहते हैं। और कालिदास कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में रहा, जहां उसने सेतुबंध, जो इसने प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा है सेतुबंध, उसमें कुछ संशोधन किया है ना, और विदर्भी शैली में मेघदूतम नामक काव्य की रचना की। तो मेघदूत नामक जो काव्य है, जो विदर्भी शैली में लिखा गया है, ठीक है, उसकी रचना कालिदास ने किसके दरबार में की थी, तो पृथ्वी सेन द्वितीय के दरबार में की थी, जो कि वाकाटक वंश का राजा था। साथ ही साथ सेतुबंध नामक ग्रंथ जो पृथ्वी सेन सेकंड ने लिखा है, उसमें भी इन्होंने कुछ संशोधन किया, अमेंडमेंट किया था। कालिदासा, द रिनाउंड पोइट कालिदासा, स्टेड फॉर सम टाइम एट द कोर्ट ऑफ प्रवरसेना सेकंड, वेयर ही रिवाइज्ड द सेतुबंध एंड कंपोज्ड द पोएटिक मेघदूतम, पोएटिक वर्क मेघदूतम इन द वैदर्भी स्टाइल। इसके बाद आता है बल्लवी के मैत्रक, है ना, मैत्रकाज ऑफ बल्लवी। ठीक है, छोटा सा राजवंश है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट नहीं है जो मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं। ठीक, राज्य क्षेत्र याद रखना, बल्लवी के मैत्रक। बल्लवी आप सभी को पता है गुजरात में था, बल्लवी विश्वविद्यालय जो था बहुत फेमस रहा है एंशिएंट टाइम्स में गुजरात का। ठीक, तो सौराष्ट्र काठियावाड़ गुजरात वाले क्षेत्र में, और इनके राज्य क्षेत्र में पश्चिमी मालवा का कुछ क्षेत्र भी आता था, इसलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। टेरिटोरियल रीजन क्या है इसका, सौराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात एंड सम रीजन्स ऑफ वेस्टर्न मालवा। प्रारंभ में ये गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ द गुप्तास इनिशियली। प्रमुख शासकों की बात करें, प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें, तो भट्टार्क, धरसेन, ध्रुवसेन सेकंड, शिलादित्य सप्तम। शिलादित्य सप्तम इस वंश के अंतिम शासक रहे हैं। मेजर रूलर्स भट्टार्क, धरसेन, ध्रुवसेन सेकंड एंड शिलादित्य सेवंथ, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। भट्टार्क इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ दिस बल्लवी के मैत्रक जो वंश के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, भट्टार्क को कहा जाता है। ध्रुवसेन सेकंड, ध्रुवसेन सेना सेकंड, ठीक है, ये कौन थे, तो ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन के दामाद व समकालीन शासक थे। ठीक है, हर्षवर्धन के दामाद थे, मतलब हर्षवर्धन की पुत्री के साथ इनका क्या हुआ, विवाह हुआ था। ठीक है, और जो उनकी बहन का विवाह हुआ था वो मौखरी राजवंश में हुआ था, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो बहना का विवाह होगा हर्षवर्धन की, तो बहना जो थी इनकी राजश्री, है ना, राजश्री नाम था कि भाग्यश्री, जो भी नाम था, उनका विवाह मौखरी वंश में हुआ था, जो ग्रह वर्मा वहां के शासक थे। क्लियर है, तो मौखरी वंश में होगा। और ये दामाद हैं किसके, हर्षवर्धन के, मतलब हर्षवर्धन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ है,
ध्रुवसेन सेकंड, जो कि बल्लवी के मैत्रक राजवंश से आते हैं। इनकी उपाधि है बालादित्य ध्रुवसेन सेकंड की, और नौगवा रतलाम से इनके कुछ ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। हिज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम द नौगवा रतलाम। चलिए अब बात करते हैं शिलादित्य सप्तम, जो कि इस वंश के अंतिम शासक हैं। शिलादित्य सेवंथ, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। मैत्रक वंश के समय में वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी यूनिवर्सिटी थी मैत्रक वंश के समय में, ठीक है, जो कि बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी। और यहाँ के जो आचार्य थे स्थिरमति एवं गुणमति। ड्यूरिंग द मैत्रोका पीरियड वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। स्थिरमति एंड द गुणमति वर द प्रोमिनेंट टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद आता है मौखरी राजवंश। ठीक है, मौखरी राजवंश जो है ये कन्नौज का मौखरी राजवंश इसे कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ये क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। टेरिटोरियल एरिया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजधानी कन्नौज, कानिकुब्ज नगर। ठीक है, कानिकुब्ज कन्नौज का प्राचीन नाम है। कैपिटल कन्नौज, कानिकुब्जा। प्रमुख शासकों की बात करें, हरिवर्मा, सर्ववर्मा, ग्रहवर्मा, सुचेंद्र वर्मा जो अंतिम शासक थे इस वंश के। ठीक है, मेजर रूलर्स हरिवर्मा, सर्ववर्मा, ग्रहवर्मा, सुचेंद्र वर्मा द लास्ट रूलर। संस्थापक इस वंश के माने जाते हैं हरिवर्मा। फाउंडर ऑफ दिस मौखरी डायनेस्टी वाज हरिवर्मा। ठीक है, फिर आते हैं सर्ववर्मा। सर्ववर्मा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुरहानपुर के असीरगढ़ किले से इनका एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, बुरहानपुर के असीरगढ़ किले से इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। सर्ववर्मा वन ऑफ हिज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम द असीरगढ़ फोर्ट ऑफ बुरहानपुर नियर बुरहानपुर। क्लियर है। इसके अलावा भोजदेव के दान पत्र से कालिंजर, कालिंजर उस समय बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता था, तो इस क्षेत्र पर इसके आधिपत्य का पता चलता है। और साथ ही साथ इसकी उपाधियां भी मिलती हैं हमको, परमेश्वर और महाराजा धीराज। तो सर्ववर्मा के बारे में जो फैक्ट याद रखना है आपको एमपी के कंटेक्स्ट में, ये असीरगढ़ के किले से इनका एक ताम्रपत्र मिलता है बुरहानपुर वाले रीजन में। फिर ग्रहवर्मा मैंने आपको बताया कि भैया हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन के जीजाजी है ना लगेंगे ये ग्रहवर्मा। इनकी बहन की शादी यहाँ पर होती है राजश्री की। तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री की शादी मौखरी जो राजवंश के राजा थे ग्रहवर्मा उनके साथ होती है। और इन्हीं ग्रहवर्मा की हत्या बाद में इनका जो भाई रहता है, चचेरा भाई है ना, रिश्तेदार देवगुप्त, जो बंगाल के गौंड शासक शशांक के साथ मिलकर हत्या कर देता है। ठीक है, वो सब कहानी इंडियन हिस्ट्री में आपको मिल जाएगी। तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री के साथ विवाह हुआ ग्रहवर्मा का। गृहवर्मा ही मैरिड राजश्री द सिस्टर ऑफ द हर्षवर्धन। और सुचेंद्र वर्मा मौखरी वंश का अंतिम शासक, सुचेंद्र वर्मा द लास्ट रूलर ऑफ मौखरी डायनेस्टी। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद आता है बोधि वंश, है ना। बोधि वंश याद रखना, इसका क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्षेत्र है ना, राज्य क्षेत्र। तो जबलपुर जिले के त्रिपुरी आधुनिक तेवर वाले क्षेत्र में जो है वो शासन कर रहे थे दूसरी बार तीसरी शताब्दी ईस्वी में। टेरिटोरियल एरिया द बोधि डायनेस्टी रूल्ड इन द त्रिपुरी रीजन मॉडर्न डे तेवर ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड सेंचुरी एडी, है ना। प्रमुख शासकों की बात करें तो श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि, शिव बोधि। क्लियर है। तो इन सभी के नाम के आगे आपको बोधि लगा हुआ मिलेगा, श्री, वसु, चंद्र, शिव, बोधि। क्लियर है। जैसे कि वो बल थे ना, जय बल, नाग बल, भरत बल, इस तरीके से बल लगा हुआ था, बल नामधारी शासक थे। इसी तरीके से इसके पीछे बोधि नामधारी शासक है। तो मेजर रूलर्स कौन कौन से हैं, श्री बोधि, वासु बोधि, चंद्र बोधि एंड द शिवा बोधि। ये सभी प्रोमिनेंट मतलब मेजर रूलर्स हैं बोधि वंश के। इसके अलावा इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना आपको। फिर एक छोटा राजवंश और आता है मध्य वंश। ठीक है, मगहा वंश डायनेस्टी की बात करें तो ये कहां पर शासन कर रहा था, बघेलखंड वाले क्षेत्र में। टेरिटोरियल एरिया कौन सा है, बघेलखंडा। प्रथम शासक इस वंश के जो मिलते हैं उनका नाम है भीमसेन, है ना। द फर्स्ट रूलर वाज भीमसेना। अन्य शासकों की बात करें तो भद्रमग, शिवमग, मतलब इनके नाम के पीछे भी मग लगा हुआ मिलता है। ठीक है, इनके जो अभिलेख हैं वो कौशाम्बी से मिलता है, उत्तर प्रदेश में भीटा से मिलता है, ये भी यूपी में। बांधवगढ़, एक अभिलेख इनका बांधवगढ़ उमरिया से भी मिलता है, जहां से सिक्के, मोहर और शिलालेख प्राप्त हुए हैं ना। कॉइन, सील्स एंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम कौशाम्बी, भीटा एंड बांधवगढ़, उमरिया। तो ये आपका एंशियंट डायनेस्टीज जितनी थी वो सारी की सारी हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली है। अब आपका जो बचा हुआ पार्ट है मैं बता देता हूं क्या क्या अब हमको कंप्लीट करना है, जो आपकी कल की क्लास में हो जाएगा, है ना। एक तो हूण, क्लियर है, हूणों से क्वेश्चन आ रहा है तो हूण राजवंश करना है हमको। मध्य प्रदेश में जो हूण वंश है उससे रिलेटेड। दूसरा जो वर्धन वंश है आपका, वर्धन वंश मतलब हर्षवर्धन वाला जो वंश है वो और बच रहा है आपका।
तीसरा है राष्ट्रकूट राजवंश। तो राष्ट्रकूट राजवंश भी हम लोग करेंगे। यहां से भी कुछ फैक्ट निकल के आते हैं। इनके कुछ सामंत फ्यूडेटरीज जो है वो मध्य प्रदेश में रूल कर रहे थे जब राष्ट्रकूटों का शासन था। हालांकि राष्ट्रकूट दक्षिण में शासन कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इनके जो सामंत थे, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है नर्मदा घाटी वाला, तो वहां पर कुछ सामंत हमें मिलते हैं, मांडलिक जिन्हें कहा जाता था। तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है एक। तो हूण आपका हो गया, वर्धन हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, और एक और वंश बच रहा है नाग, जो मैंने आपको कहा था गुप्त पोस्ट गुप्त पीरियड में पढ़ाऊंगा, नागवंश, है ना। तो पद्मावती और जो विदिशा वाली जो ब्रांच है, जिसको विदिशा वाली ब्रांच को हरा देते हैं आपके वाकटक वंश के जो राजा, तो वो वाली ये 4 और हैं, ये कल की क्लास में होंगे। तो मध्य प्रदेश का कंप्लीट जो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाएं और प्राचीन राजवंश जो है वो सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका बचेगा मध्यकाल। मध्यकाल में पहले हम लोग करेंगे राजपूत काल, है ना, राजपूत काल। तो राजपूत काल में जो महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश है, जैसे कि परमार हो गया, चंदेल हो गया, गुर्जर प्रतिहार हो गए आपके, ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण राजवंशों को करेंगे, है ना। फिर सल्तनत और मुगल। सल्तनत और मुगल में बहुत ज्यादा फैक्ट निकल के नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन फिर मॉडर्न जो हिस्ट्री है, क्योंकि इसके बाद फिर हिस्ट्री बहुत कम बचती है आपकी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फैक्ट जो है वो याद हो रहे होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है उनको आसानी रहेगी, जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानी लग रही होगी चीजों को याद करने में, याद रखने में, लेकिन टेंशन ना लें, रिवीजन ही इसका इलाज है। मैंने आपको बोल दिया, रिवीजन ही करना पड़ेगा। रिवीजन में री लगाते चलो, रिवीजन, फिर री कर दो, फिर रिवीजन, है ना, फिर री करते चलो, ये चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। क्लियर है, कोई इशू नहीं आने वाला। और प्रैक्टिस तो है ही, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। मिलते हैं कल सेम टाइम पर सेम क्लास में। एनी डाउट? चलिए, लालजी, शाही, शालिनी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, चलिए सेम टाइम पे सेम क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।